हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज का क्लास है बाबू, हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 है जीवों में परिवहन, जंतुओं में परिवहन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। परिवहन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि परिवहन होता क्या है। आज हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स में परिवहन किस प्रकार से होगा, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट में परिवहन पढ़ लिया था कि प्लांट में परिवहन के लिए दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक बाबू होता है हमारा जाइलम, दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हो चुकी थी। तो आज हम लोग को चलना है जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे। उसके पहले अगर हम चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाबू। बाबू हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में परिवहन। परिवहन के टॉपिक मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है और प्लांट में परिवहन हमने पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में परिवहन क्या होगा। तो परिवहन हमारे बॉडी के अंदर मेनली क्या होना चाहिए, जो भी हमने खाना खाया है, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट, जो भी पोषक पदार्थ हमारे बॉडी में डाइजेशन के थ्रू निकले हैं, फिर उसको आपके बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना है। जो आपने श्वसन क्रिया के फलस्वरूप आपने जो ऑक्सीजन लिया है उसको आपके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना है। फिर आपने जो पानी ली है, जो भी आपने दवाइयाँ खाई हैं, इन सब चीज़ों को भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना होता है। तो हमारे बॉडी में परिवहन मुख्यतः इन्हीं चीज़ों का होता है। तो परिवहन जब इन्हीं चीज़ों का होगा तो इनको ले जाने लाने के लिए कुछ रास्ते होंगे, कुछ अंग काम कर रहे होंगे। इन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे। और देखो बाबू, अगर परिवहन का बात करें जंतुओं में तो इनमें होता है एक परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। मतलब कि जो भी चीज परिवहन में जंतुओं में ले जाया जाएगा वो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करेगी। कहने का मतलब है कि जिन जिन अंगों को ग्रुप, जैसे हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा परिसंचरण तंत्र है, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। जिसमें हमारा पहला नंबर पे आता बउआ रक्त हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा रक्त नलिका, रक्त नलिका, और तीसरा होता है हमारा हृदय। अब देखो बाबू, ये जो तीन अंग लिखा हमने, रक्त जो कि हमारा लिक्विड वाला पार्ट होता है, रक्त नलिका जिससे अंदर से हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है, और हृदय ये हमारे रक्त को पंप करती है, मतलब कि दाबती है ताकि ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो। तो परिसंचरण तंत्र में अगर आपसे पूछा कि जीव में परिसंचरण में कौन कौन से अंग भाग लेंगे, तो आपको याद रखना है कि उनमें रक्त होगा, रक्त नलिका होगी और हृदय, यही तीनों मिलके हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो बाबू, जब परिसंचरण तंत्र होगा तो इसमें तीन ऑर्गन आएंगे, रक्त, रक्त नलिका और हृदय। अब जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। परिसंचरण तंत्र के प्रकार ये भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक होता है खुला। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे थे कि परिसंचरण तंत्र के प्रकार दो होते हैं, एक होता है हमारा खुला और दूसरा होता है बाबू हमारा बंद। अब देखो, हम पढ़ा रहे परिसंचरण तो उसमें तीन ऑर्गन आ रहे हैं, रक्त, रक्त नलिका और हृदय। अब देखो, सपोज करो आपके घर में दो प्रकार की नाली होती है, दो प्रकार का बहाव होता है। कहने का मतलब है एक आप ऐसे खुले में पानी बहाओ और एक में पाइप लेके जाओ। सेम उसी प्रकार से इसमें देखो, परिसंचरण तंत्र के प्रकार एक होता है बउआ खुला, दूसरा होता है हमारा बंद। जब खुला का बारी आएगा, तो इसमें रक्त नलिका से रक्त नहीं जाएगा, खुले में जाएगा। ऐसे ही खुले में आप ऐसे बाल्टी लो, फेंक दो, डेट्स मीन वो खुला है। बंद कहने का मतलब है कि आप पानी लो और एक पाइप के माध्यम से कहीं लेके जाओ, तो वो होगा हमारा बंद। तो यदि किसी जंतु में अगर रक्त नलिका से रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, मतलब कि उसमें खुला परिसंचरण तंत्र है, और यदि किसी जंतु में अगर रक्त नलिका से रक्त का प्रवाह आ रहा हो तो इसको बोलेंगे बंद। जैसे देखो, अगर कॉकरोच का बात करते हो, तेल चट्टा का बात अगर हम करते हैं तो उसमें खुला होता है, लेकिन वही अगर बंद, मतलब जैसे बंदर हो गया, या फिर आप मनुष्य का बात कर, बंदर हो गया, मनुष्य आप लिख सकते हैं, इन सब में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब कि परिसंचरण तंत्र के दो टाइप्स होंगे, खुला और बंद। उसमें भी अगर खुला है तो उसमें रक्त नलिका से नहीं बहेगा, ऐसे ही ओपन में बहेगा, और बंद वाले में रक्त नलिका से प्रवाह होगा। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है आपको समझ में आ गया, और परिसंचरण तंत्र के प्रकार क्या होते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं कि रक्त क्या होता है, फिर रक्त नलिका क्या होती है, और फिर हृदय क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग खत्म करेंगे रक्त नलिका, क्योंकि रक्त का जो प्रवाह होता है वो रक्त नलिका से होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हृदय। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले रक्त नलिका। क्या पढ़ेंगे बउआ? रक्त नलिका।
अब देखो रक्त नलिका क्या होती है, आप लोग नॉर्मल समझो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको यहाँ से अपने कोचिंग जाना है, नानी घर जाना, कहीं जाओगे तो आप एक रास्ता ट्रैवल करोगे, एक रास्ता बनाओगे, एक रास्ता सर्च करोगे, जिसके माध्यम से जाओगे। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा रक्त नलिका होता है, जो कि ब्लड को एक माध्यम मतलब कि ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो रक्त नलिका क्या होगा, जिस रास्ते से रक्त का प्रवाह हो, जिस रास्ते से रक्त का प्रवाह हो रक्त नलिका कहलाएगी। मतलब कि जिस रास्ते में ब्लड फ्लो हो रही है, रक्त जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, रक्त नलिका कहलाती है। अब रक्त नलिका जो होती है 3 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास धमनी, दूसरा होता है हमारे पास सीरा, और तीसरा होता है हमारे पास केशिका। क्या होता है बउआ, केशिका। अब देखो धमनी, सीरा, केशिका, ये 3 प्रकार की रक्त नलिका हमारे बॉडी में आपको देखने को मिलती है। आप इसको देख भी सकते हो, इसे देखो हमारे हाथ में कुछ बाहर आपको दिख रहा होगा, तो ये आपकी रक्त नलिकाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो रक्त नलिका क्या होती है, जिसके माध्यम से रक्त का प्रवाह होगा, और वो 3 टाइप की होती है बउआ, धमनी, सीरा, केशिका। जब धमनी का बात करोगे तो धमनी हमारे सबसे बड़ी होती है और केशिका सबसे छोटी होती है। वही अगर सीरा का बात करें तो यह हमें मध्यम आकार की आपको देखने को मिलेंगी, ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, मतलब कि बीचों बीच वाली हमारे सीरा, सबसे बड़ी हमारी धमनी, सबसे छोटी हमारी केशिका। अब देखो बाबू, रक्त नलिका है 3 टाइप की, धमनी, सीरा, केशिका। सबसे बड़ी धमनी, सबसे छोटी केशिका, मध्यम आकार की सीरा। अब देखो जो धमनी है वो हमारे पास सबसे बड़ी है। जब धमनी हमारे सबसे बड़ी है, किसके, सीरा हमारे मध्यम आकार के, और केशिका हमारे से छोटी है, तो देखो जो धमनी होगी उसमें हमेशा O2 वाला ब्लड फ्लो होगा। कहने का मतलब है कि जब भी उसमें ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा धमनी के माध्यम से। आगे जाके पढ़ेंगे कि इसमें नहीं होता है, लेकिन ऐसे आपको याद रखें कि जब भी धमनी का बात है बउआ तो उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड ही फ्लो होगा। ठीक है, सीरा का बात करते हैं तो सीरा में बताता है CO2 वाला ब्लड फ्लो होगा, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होगा उसमें। और केशिका का बात करते हैं तो इसमें O2 एंड CO2 दोनों वाला ब्लड फ्लो होता है। अब क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारे धमनी जो है ये सबसे बड़ी है और सीरा हमारे मध्यम आकार की। अब ऐसे सपोज करो यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे मतलब कि थोड़े से स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा आगे नलिका आ गई। लेकिन जैसे देखो यहाँ पे हथेली का बात करते हैं, आप पे गाल का बात करते हैं, आपके पैर के तलवे का बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि धमनी, सीरा बहुत बड़ी बड़ी होती है। कहने का मतलब है उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसके कारण वो यहाँ पे अच्छे तरीके से आ नहीं सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते। हमारे हथेली में, हमारे पैर के तलवे में, हमारे गाल में, इन सब चीज़ों में हमारे फेस पे ऐसे नहीं आ सकती है। इसलिए क्या करती है धमनी और सीरा ये छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाती है और वो केशिका निर्माण करती है। कहने का मतलब है अगर आपसे पूछा ये केशिका क्या होता है तो बोलना है कि जिस स्थान पे धमनी एवं सीरा नहीं पहुंच सकती वहाँ पे वह छोटे भागों में विभक्त होती है, उसी को हम लोग केशिका बोलते हैं। अब देखो बाबू, मैंने कहा कि धमनी भी केशिका बन जाएगी और सीरा भी केशिका बन जाएगी। कहने का मतलब जहाँ पे ये दोनों नहीं पहुँचेगी वहाँ पे छोटे पार्ट में बढ़ जाएगी। तो अगर धमनी छोटा पार्ट में बढ़ेगी तो केशिका, और सीरा छोटा पार्ट में बढ़ेगी तो केशिका। तो धमनी वाली जो केशिका होगी उसमें O2 फ्लो होगा, जो सीरा वाला कोशिका होगा उसमें CO2 फ्लो होगा। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा, मैं समझा रहा हूँ कि रक्त नलिका में जो सबसे बड़ी है धमनी, सबसे छोटी है केशिका। तो धमनी जहाँ पे नहीं पहुँचेगी वो भी केशिका में विभक्त हो जाएगी, और सीरा भी जहाँ नहीं पहुँचेगी वहाँ पे वो केशिका में विभक्त हो जाएगी। जब वो बट जाएगी, जब वो विभक्त हो जाएगी वहाँ पे, तो धमनी वाला में तो O2 ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो धमनी जो केशिका में बटी है उसमें O2 ब्लड फ्लो होगा, और जो सीरा केशिका में बटी है उसमें CO2 ब्लड फ्लो होगा। इसके अलावा रक्त नलिका के बारे में आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना एग्जाम्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। तो मैंने आपको समझाया रक्त नलिका जो कि हमारे 3 टाइप्स की होती है, धमनी, सीरा, केशिका। धमनी सबसे बड़ी, केशिका सबसे छोटी और सीरा मध्यम आकार की। और इसमें कौन कौन सा ब्लड फ्लो होगा ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं जिसको हम लोग पढ़ना है रक्त। क्या पढ़ना है बउआ? रक्त। रक्त को आप इंग्लिश में ब्लड भी बोलते हो, खून बोलते हो, लहू बोलते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसे शुद्ध बायोलॉजी वैज्ञानिक भाषा में आपको रक्त ही बोलना है, ब्लड ही बोलना है। लहू, खून, इनसे कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, रक्त जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक,
तरल संयोजी ऊतक। अब जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब होता है कि वैसा टिश्यू, वैसा ऊतक जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। नाम ही है संयोजी, मतलब कि जोड़ना, जोड़ने का काम करता है। सेम उसी प्रकार से हमारा ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने का काम कर रही है। तो रक्त क्या है हमारा, तरल संयोजी ऊतक है। तरल कहने का मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, और कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका रंग कैसा होता है। रंग का बात करेंगे तो रंग इसका लाल होगा, और हुआ किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है। क्या होता है बउआ, हीमोग्लोबिन है। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे प्लांट आप देखे होंगे, आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उन सब चीज़ों को देखो वो पूरे हरे होते हैं। कुछ कुछ प्लांट होंगे जो हरे नहीं होंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम प्लांट, मतलब कि अधिकतम प्लांट होंगे जो आपको हरे दिखाई देंगे। तो जो हरा कलर उनको पत्तों में दिखाई दे रहा है वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट के पत्तियों को हरा रंग देता है। सेम उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन हमारे अंदर एक वर्णक है, हमारे रक्त को लाल रंग देने के लिए प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमो 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 कहने का मतलब हिम, मतलब कि लोहा। तो हमारे हीमोग्लोबिन में धातु अगर बात की जाए कि हमारे हीमोग्लोबिन में कौन धातु मिलता है, तो आपको लोहा बताना है, क्योंकि लोहा Fe। ठीक है, जब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो लोहा को Fe बोलते हैं, मतलब कि हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हीमोग्लोबिन हट जाएगा तो हमारा रक्त अपना लाल रंग खो देगा। जैसे प्लांट में अगर क्लोरोफिल को हटा दिया जाए तो प्लांट्स में प्लांट का रंग हरा नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से हमारे ब्लड से अगर हीमोग्लोबिन को निकाल दिया जाए तो हमारे ब्लड का कलर लाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका पीएच का बात करते हैं। पीएच कहने का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मतलब कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि अम्ल, क्षार और लवण, मतलब कि हमारे प्रकृति में 3 प्रकार की वस्तुएं होती है टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट या फिर गुण के हिसाब से, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। जब अम्ल का बात करोगे तो उसका पीएच 7 से कम होता है, और अगर क्षार का बात करोगे 7 से ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल का बात करोगे तो वो 7 पे होता है। देखो बाबू यहाँ पे मैंने लिखा कि रक्त का पीएच 7.4 होता है, रक्त का पीएच 7.4, रक्त का पीएच 7.4। जब 7.4 है बउआ, तो 7.4 कब होगा, जब वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय या फिर न्यूट्रल। तो मैंने अभी आपको बताया कि 7 से कम है मतलब कि अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है मतलब कि क्षारीय है। तो ये कैसी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की यह होती है। ठीक है, तो रक्त के बारे में मैंने आपको 3 चीज़ बताया, यह कनेक्टिव टिश्यू है, फिर दूसरा इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और तीसरा इसका पीएच। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर मेल बॉडी का बात करें, मतलब कि मेल में कितना खून होगा, और वही अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल में कितना होगा। तो देखो बाबू, मेल में लगभग 4.5 से लेके 5.5 लीटर तक आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल में वही 3.5 से लेकर के 4.5 लीटर तक खून आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आप बोलते हो ना कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है ब्लड, ब्लड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पानी है। आपके पूरे बॉडी को बनाने में, आपके पूरे बॉडी में जो लिक्विड वाला भाग होता है उसमें आपका ब्लड केवल 4.5 से लेकर 5.5, या फिर फीमेल का बात करें 3.5 से लेकर 4.5, बाकी बात उसमें पूरा 90% आपका पानी ही होता है। ठीक है, तो लगभग 10% का मात्रा ही होता है हमारे ब्लड में, बाकी बात 90% हमारा पानी होता है। तो मेल बॉडी का बात करेंगे तो मेल बॉडी में ब्लड की मात्रा 4.5 से लेकर 5.5 तक होगी, और फीमेल का बात करेंगे 3.5 से लेकर 4.5 तक के बीच होगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब रक्त भी जो होता है वो हमारा 2 भाग में बढ़ जाता है, रक्त के भाग, रक्त के भाग, रक्त भी हमारा 2 भाग में बढ़ जाएगा। पहला होगा हमारा प्लाज्मा, और दूसरा होगा हमारा रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। अब देखो प्लाज्मा और रक्त कणिका, रक्त भाग के देखो प्रकार अलग होता है, भाग अलग होता है। भाग कहने का मतलब है कि मैं इसको एक ही, देखो ये एक ही सेम है, ठीक है, और सेम को ही मैं 2 भाग में विभाग कर दूं। ठीक है, इसमें कुछ अलग और इसका कुछ।
और प्रकार कहने का मतलब है कि एक ही के अलग अलग हम भाग अलग अलग कमरे में बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो रक्त के भाग का बात करेंगे तो मतलब कि उसमें दो भाग होंगे, एक होगा प्लाज्मा, दूसरा होगा रक्त कणिका। तो प्लाज्मा जो होता है बाबू देखो आपको ब्लड लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपके ब्लड में अंदर में कुछ कणिकाएं भी तैरती हुई नजर आती हैं। तो जो लिक्विड वाला भाग दिखता है वो होता है हमारा प्लाज्मा, और जो सॉलिड वाला भाग दिख रहा है, जो ठोस भाग दिखता है वो होता है रक्त कणिका। तो आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ रक्त के भाग प्लाज्मा और रक्त कणिका, तो ये हमारा रक्त के बारे में है कि रक्त का अगर भाग पूछा आपसे तो बोलना है कि प्लाज्मा होगा, रक्त कणिका होगा, और रक्त के बारे में इतना चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रक्त क्या होता है, रक्त नलिका क्या होता है, मैंने आपको बड़ी आसानी से आपको समझाया, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने बोला यहाँ पे रक्त क्या होगा, रक्त के बारे में मैंने आपको बताया, रक्त नलिका मैंने बताया, बच गया हमारा हृदय। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको डिटेल में हार्ट को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ह्यूमन हार्ट, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप एग्जाम में एकदम अच्छा प्रदर्शन कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हर मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।